हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो क्लास हमने कल बात कर ली थी, स्टार्ट कर लिया था हमारा नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, और हम वेक्टर्स पर डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसी सीक्वेंस में देखिए आज कुछ और वेक्टर्स के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो वेक्टर आता है हमारा वो आता है, देखिए, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर नेक्स्ट जो भी आपका नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, आप देख लीजिएगा। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है? दोज vectors which lies in the same plane, those vectors which lies in the same plane। lies in the same plane का मतलब क्या है? देखिए यहां पर प्लेन किसको कहा जाता है? प्लेन कहा जाता है दो, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के कॉम्बिनेशन को। कोऑर्डिनेट एक्सिस तीन है। मैं यहां पर दो वेक्टर्स बनाता हूं, देखिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। यहां पर मैंने बना दिया वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, और यहां मैंने बना दिया, सपोज कीजिए, वेक्टर ई। इस तरह से अलग अलग प्लेन में अलग अलग वेक्टर्स बनाए गए हैं। तो यहां पर क्या कहूंगा मैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोप्लेनर। क्लियर? कोप्लेनर, क्योंकि प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन है। ए वेक्टर भी आपका एक्स वाई प्लेन में ही आ रहा है और बी वेक्टर भी आपका एक्स वाई प्लेन में ही आ रहा है। सिमिलरली वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर ऑल्सो कोप्लेनर। थर्ड पॉइंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर ई आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर क्योंकि वेक्टर ए आपका एक्स वाई प्लेन में आ रहा है और वेक्टर बी आ रहा है एक्स जेड प्लेन में, वेक्टर ई आ रहा है एक्स जेड प्लेन में। तो देयरफॉर दीज आर नॉन कोप्लेनर। नेक्स्ट इसी तरह से वेक्टर डी एंड वेक्टर बी आर ऑल्सो नॉन कोप्लेनर। इज इट क्लियर गाइस? तो कोप्लेनर वेक्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। दोज वेक्टर विच लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा को इनिशियल। अच्छा, एक चीज और, इसी में एक चीज मैं नोट करके ऐड करना चाहूंगा। नोट डाउन, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर अगर आपको दे रखे हो, पी और क्यू वेक्टर, ए और बी वेक्टर, एक्स और वाई वेक्टर, क्लियर, तो वो हमेशा सेम प्लेन में ही होंगे गाइस, ठीक है, आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, दूसरा, थ्री वेक्टर्स में और मे नॉट को प्लेनर। जब तीन वेक्टर्स हमें दे रखे होते हैं, मतलब मोर देन टू वेक्टर्स हमें दे रखे होते हैं, तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर्स की बात की जाए तो दो वेक्टर्स हमेशा ध्यान रखेगा, मिनिमम टू वेक्टर्स जो होंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। ठीक है, अलग अलग प्लेन्स में नहीं हो सकते। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स पर, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, दोज वेक्टर्स which having same starting point
दोज वेक्टर्स विच हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है वो क्या हो, सेम हो, जैसे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, टेल ऑफ अ वेक्टर, और एंडिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, हेड ऑफ अ वेक्टर। तीनों वेक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। इसी तरह से हम बोल सकते हैं, देखिए, को टर्मिनस वेक्टर, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एज इट नेम सजेस्ट, वेक्टर्स हैविंग सेम एंडिंग पॉइंट, जो सेम पॉइंट पर एंड हो रहे हों, टर्मिनेट हो रहे हों, आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, सिंपल, आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। क्लियर? तो ये हो जाते हैं को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनस वेक्टर। देखिए, बेसिकली अब हमें बात करूं तो स्पेशल दो टाइप्स होते हैं, वेक्टर्स आर स्पेशली ऑफ टू टाइप्स। वेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, मतलब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हो सकते हैं। वेक्टर दो तरह की होने का मतलब नहीं, मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहली, फर्स्ट इज पोलर वेक्टर, और सेकंड इज एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स, दोनों को देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। पोलर वेक्टर क्या होता है? दोज वेक्टर्स विच हैविंग starting point or point of application, those vector which having some starting point or point of application, ऐसे वेक्टर जिनका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हो और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे, ठीक है, अलाइन हो रहे हों। जैसे कि इस तरह से v मीटर पर सेकेंड v वेक्टर, f वेक्टर फोर्स, मतलब इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोलर वेक्टर्स वो होते हैं गाइस, दोज वेक्टर्स विच हैविंग सम स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको मालूम पड़ना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स। देख सकते हैं आप, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है पोलर वेक्टर्स। सिमिलरली सेकेंड टाइप जो है यहां पर वो है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? ये दोज वेक्टर्स which shows the rotational effect of a body around its axis of rotation। ऐसे वेक्टर जो किसी भी बॉडी का रोटेशनल इफेक्ट शो करते हों अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच शोज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे कि देखिए, अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो वो कुछ इस तरह से कर रही होगी, और ये जो है ये क्या हो जाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, मतलब या तो ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है या फिर एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है गाइस, ये कहा जाता है यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसकी जो वेलोसिटी होती है उसे कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है ओमेगा, और जो एक्सेलरेशन होता है वो कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, डिनोशन होता है अल्फा, और मोमेंटम को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन होता है एल। तो जब कोई बॉडी, ठीक है, किसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो थीटा, ओमेगा, अल्फा और एल, इन सब को एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इन सब की डायरेक्शन जो होती है वो मोशन के डायरेक्शन के अलोंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन वेक्टर्स का कोई पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता गाइस, कोई स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। इन सब की डायरेक्शन कहां होती है? अबाउट द रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। इन सब की जो डायरेक्शन होती है एक्सियल वेक्टर्स, इन सबको एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन सबकी डायरेक्शन कहां होती है? अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस डायरेक्शन में या तो ऊपर हो सकती है या नीचे भी हो सकती है, क्लियर है? मतलब एक्सिस पर अबव डायरेक्शन में भी हो सकती है और बिलो डायरेक्शन में भी हो सकती है। वो कैसे? देखिए, बात करते हैं इस पर। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक रूल से फाइंड की जाती है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, एक्सियल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक राइट हैंड थंब रूल से प्रिडिक्ट की जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो कैसा है? इस तरह का, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रही है तो आपका जो राइट हैंड है, इस राइट हैंड को डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग इसकी फिंगर्स को टिल्ट कीजिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग इसकी फिंगर्स क्या कीजिए? टिल्ट। अगर ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? ऐसे टिल्ट होगी। तो आपका जो थंब है गाइस, क्या है? थंब। थंब हमेशा क्या पॉइंट करेगा? एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। अगर आपकी जो टिल्टेड फिंगर्स हैं ये बॉडी के मोशन को प्रिडिक्ट करती हैं, डायरेक्ट करती हैं, तो हमारा जो राइट हैंड थंब है वो हमेशा एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करेगा। देयरफॉर थीटा, ओमेगा, अल्फा एंड एल, जितने भी एक्सियल वेक्टर्स हैं, इन सबकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल कहां होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी को देखिए, इस तरह से भी बताया जाता है। अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो इसकी जो एक्सियल एक्सिस है वो कहां है? एक्सिस जो है वो कहां है? वो परपेंडिकुलर है, टॉप व्यू। अगर इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो ऐसे दिखेगा आपको, ये टॉप व्यू है इसका। क्या है? टॉप व्यू। इस केस में डायरेक्शन जो है वो कहां है? थंब देखिए इस तरह से मूव कर रही है टिल्टेड फिंगर आपकी, तो डायरेक्शन थंब का कहां है? बाहर की तरफ। इस बाहर की डायरेक्शन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड्स। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्लियर? और अगर, ठीक है,
बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है कि उसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है गाइस वो क्लॉकवाइज है। कैसी है? क्लॉकवाइज। और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी जो टिल्टेड फिंगर्स है वो अंदर की तरफ होंगी ऐसे, तो आपका थंब कहां पॉइंट करेगा? नीचे की डायरेक्शन में। जब थंब नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो आपका थीटा, ओमेगा, अल्फा और एल सबकी डायरेक्शन कहां होगी? नीचे की तरफ। डायरेक्शन कहां होगी? नीचे की तरफ। और इसको अगर 2D, ठीक है, प्लेन में हम एक्सप्रेस करें तो ये रोटेशन इस तरह से हो गया। डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम। इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो, अब देखिए यहां पर राइट हैंड जो है वो इसकी टिल्टेड फिंगर्स इस डायरेक्शन में होगी। टिल्टेड फिंगर्स इस डायरेक्शन में होंगी तो थंब आपका कहां पॉइंट कर रहा होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ पॉइंटेड थंब की डायरेक्शन जो है वो क्रॉस से शो की जाती है। अंदर की तरफ पॉइंटेड थंब की डायरेक्शन क्रॉस से शो की जाती है। इस क्रॉस का मीनिंग होता है इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। Inward perpendicular to the plane of paper. I hope you're getting my point. Inward perpendicular to the plane of paper. Plane of paper के अंदर की तरफ। क्लियर? ये आपका प्लेन ऑफ पेपर है। जहां पर हम राइट कर रहे हैं वो हमारा प्लेन ऑफ पेपर है। तो डॉट का मतलब हो जाएगा, ठीक है, डॉट का मतलब हो जाएगा आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर और क्रॉस का मतलब हो जाता है इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक्सियल वेक्टर्स जो भी होंगे ये हमारे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में यूज आएंगे। इनकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग दी जाती है गाइस। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपके हो जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये हमारे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम ऐड कर रहे हों तो कैसे करेंगे? देखिए नॉर्मल अगर कोई क्वांटिटी दे रखी होती है आपको 2 और 3 तो उसको आप कैसे ऐड करते हैं? एलजेब्रिकली। कैसे ऐड करते हैं? एलजेब्रिकली। 2 + 3 = 5, दैट्स इट। क्लियर? बट जब वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने की बात आती है तो वहां पर आप 2 + 3 = 5 नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखती है। उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको ऐड करना पड़ता है। इस वजह से दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमें पर्टिकुलर एडिशन ऑफ वेक्टर के लॉस फॉलो करने पड़ते हैं। क्या फॉलो करने पड़ते हैं? लॉस। और ये लॉस कितने तरह के हैं? ये 3 लॉस हैं यहां पर। फर्स्ट, पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड लॉ जो है वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड लॉ यहां पर है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड थर्ड लॉ जो है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 लॉज हैं गाइस, देख लीजिए 3 लॉज। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किन्हीं भी वेक्टर्स को, चाहे वो 2 वेक्टर्स हो या मोर देन 2 वेक्टर्स हो, उनको जब भी आपको ऐड करना है तो इन लॉस के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। क्लियर? इनमें से ये जो दोनों लॉज हैं ये एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में यूज आते हैं। For addition of 2 vectors, for addition of 2 vectors, ये दोनों लॉज एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के लिए यूज किए जाते हैं। और ये एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स,
ये लॉ हमारे काम आता है जब हमें ऐड करने हो मोर देन 2 वेक्टर्स। तो पहले हम इन दोनों लॉस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे पॉलीगन लॉ की तरफ। क्लियर है? आई होप। ठीक, चलिए तो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट लॉ की तरफ। ठीक है, पहले लॉ पर डिस्कशन करेंगे। पहला लॉ है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट लॉ गाइस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एनी टू adjacent sides of a parallelogram represents, if any two adjacent sides of a parallelogram represents any two vectors, then the diagonal of parallelogram which bisects the two vectors, if any two adjacent sides of a parallelogram represent any two vectors, then the diagonal of a parallelogram which bisects the two vectors will represent their resultant vectors. This is the statement of parallelogram law of vector addition. क्या कह रहा है देख लीजिए। If any two adjacent sides of a parallelogram, पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, आजू बाजू वाली साइड्स, आसपास वाली साइड्स रिप्रेजेंट करती है एनी टू वेक्टर्स को, देन द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बाइसेक्ट, व्हिच बाइसेक्ट्स द टू वेक्टर्स विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। किस तरह से देखिए, आइए मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है आपका, ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इनके बीच में यहां पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ये कोई वेक्टर P है, ये कोई वेक्टर Q है। आपका जो वेक्टर है ये पैरेललोग्राम है वो A B C एंड D, ABCD पैरेललोग्राम है। और इसमें ये जो दो एडजेसेंट साइड्स है, कौन सी AB एंड AD। यहां पर ये जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं सॉरी, AB एंड AD, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं गाइस। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? वेक्टर P एंड वेक्टर Q। और उन दोनों के बीच में जो एंगल है यहां पर वो कितना है? थीटा ही है। क्लियर? तब यहां पर इन दोनों वेक्टर्स को बाइसेक्ट करके पास होने वाला जो रिजल्टेंट होगा, बाइसेक्ट करके पास होने वाला जो डायगोनल जो होगा वो यही होगा। एक डायगोनल यहां से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये वाला डायगोनल दोनों वेक्टर्स को बाइसेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखेगा। इसलिए हमें वही डायगोनल लेना है जो दोनों वेक्टर्स को बाइसेक्ट कर रहा हो। ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टेंट का मतलब हो गया R वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। R वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये R वेक्टर इस P वेक्टर के साथ में जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं कुछ अल्फा। इसको क्या कहते हैं? अल्फा एंगल। क्लियर? ये आपका हो जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट। यहां से, इस लॉ से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है ना यहां पर, वेक्टर P और Q का एडिशन, देखिए दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो दोबारा आपको कोई वेक्टर ही मिलेगा।
अब ये वेक्टर अगर मिल रहा है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी स्पेसिफिक। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा यहां पर। क्लियर, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, तो यहां पर अब हम बात करते हैं, देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको। तो यहां पर दोबारा से मैं उस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करता हूं। P वेक्टर, Q वेक्टर, ये दोनों तो सेम साइड्स होंगी। रिजल्टेंट जो है आपका वो क्या है, R वेक्टर। दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो तो एंगल थीटा है, और R और P के बीच का एंगल जो है वो एंगल अल्फा है। साइड्स A, B, C एंड D है। क्लियर। नाउ अब यहां पर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, देखिए, इस AB वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दीजिए पैरेलल टू इटसेल्फ। किसी भी वेक्टर को बिना उसकी डायरेक्शन चेंज किए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्प्लेस कर सकते हैं, उस वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस AB वेक्टर को आगे एक्सटेंड किया और इस C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको हमने नाम दे दिया कुछ E। क्या नाम दे दिया इस पॉइंट को, E पॉइंट। देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि अगर ये साइड आपकी Q है गाइस, तो ये साइड भी क्या होगी, Q ही होगी। मैग्नीट्यूड तो इसका और इसका सेम होगा ना। ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज बी इक्वल, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर, यह कंस्ट्रक्शन आपको यहां पर करना पड़ेगा। नाउ अब देखिए, अब चलते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस कंस्ट्रक्शन में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ट्रायंगल AEC दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा ट्रायंगल AEC, बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला एंगल ये वाला वेक्टर आपका R है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यही लगेगी, बिल्कुल ठीक। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AE स्क्वायर को चलिए हाँ यहीं पे लिखते हैं, AC स्क्वायर को आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर, और AE को लिख सकते हैं AB प्लस BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। क्लियर। देखिए, AE को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो AB प्लस BE, AB प्लस BE भी आपका AE ही बनता है, तो मैंने इसको लिख दिया AB प्लस BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। नाउ अब क्या हो जाएगा, देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B होल स्क्वायर से ओपन कर दिया जाए इसको, तो AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE प्लस CE स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा आपका, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB BE प्लस CE स्क्वायर। ओके, नाउ वैल्यूज पुट कर दिए जो है आपके पास। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, R स्क्वायर। जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, तो उस पर से वेक्टर का साइन रिमूव हो जाता है, डायरेक्शन सेंस हट जाता है। तो इसलिए जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर का साइन नहीं आएगा, ओनली एंड ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड। AB स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, P स्क्वायर। AB वेक्टर P है तो उसका स्क्वायर किया तो P स्क्वायर। BE की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, चलिए इसको BE लिख देते हैं। AB की वैल्यू हमारे पास में क्या है, मैग्नीट्यूड PE है, और BE का मैग्नीट्यूड नहीं है, और साथ ही साथ CE का मैग्नीट्यूड भी नहीं है। तो जो वैल्यूज दे रखी थी मैंने उनको यहां पर लिख लिया। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तक।
क्लियर? यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अब क्योंकि मुझे बी और सीई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, चाहिए मुझे यहां पर बी और सी की वैल्यू, तो क्या करेंगे? अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BEC, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल BEC, ये भी आपका एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं BEC। दोबारा से लिख देते हैं प्रॉपर, BEC। इस BEC ट्रायंगल में से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करता हूं, मैंने आपको कहा कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल का ये एंगल भी थीटा होगा। यहां का साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज योर CE एंड हाइपोटेनियस इज BC। परपेंडिकुलर हो गया CE, हाइपोटेनियस हो गया हमारा BC। यहां से CE की वैल्यू हो जाती है गाइस BC साइन थीटा। CE की वैल्यू हो जाती है BC साइन थीटा, और BC का मैग्नीट्यूड क्या Q के मैग्नीट्यूड के इक्वल है? बिल्कुल ठीक। तो CE की वैल्यू हो जाती है Q साइन थीटा। CE की वैल्यू आपकी यहां पर हो जाती है Q साइन थीटा। CE की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है Q साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 देकर के होल्ड कर लेते हैं। साथ ही साथ में अगेन इसी ट्राइंगल से कॉस थीटा भी कैलकुलेट किया जाए जरा। अगर हम कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं इसी ट्राइंगल से, तो कॉस थीटा हमारा क्या होगा? देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या होगा हमारा? BE अपॉन हाइपोटेनियस BC। यहां से BE की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? BC कॉस थीटा। BE की वैल्यू लिखी जा सकती है BC कॉस थीटा। BC की वैल्यू का मैग्नीट्यूड अगेन Q के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो BE बन जाता है यहां पर Q कॉस थीटा। आई होप इट इज क्लियर। BE क्या बन जाएगा आपके पास? Q cos थीटा। BE बिकम्स Q cos थीटा। तो देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से CE और BE दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। तो हम क्या करेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 2 और 3 की इक्वेशन 1 में 2 और 3 की वैल्यूज को 1 में पुट करें तो देखिए क्या बनता है। सॉरी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, ये रहा। देखिए इक्वेशन 1 आपकी ये है, इसमें वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगा? देखिए R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहां से देखिए Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से क्या Q स्क्वायर कॉमन ले लिया जा सकता है क्या? अगर इसको हम कॉमन ले लें तो R स्क्वायर बन जाएगा गाइस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज बिकम्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, P स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और यहां से ओनली R की मैग्नीट्यूड जो है, R की वैल्यू बन जाती है आपके पास P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। This is the required magnitude of resultant of two vectors। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बन जाता है गाइस रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। देख लीजिए ये रिजल्टेंट की इक्वेशन इस तरह से डराइव होती है। रिजल्टेंट की इक्वेशन इस तरह से डराइव होती है, यहां से यहां तक, देन उसके बाद ऊपर चलेंगे तो यहां से यहां तक। ये इक्वेशन आप यूज करेंगे किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करते टाइम।
क्लियर? सिमिलरली अब देखिए मैग्नीट्यूड की बात तो हो गई, रह जाता है क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो नेक्स्ट जो इसी में मैं ऐड कर रहा हूं टॉपिक वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन फाइंड किया जाएगा कैसे? देखिए दोबारा से इस डायग्राम को देखते हैं। आपका जो रिजल्टेंट है ये किसी वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज कर लीजिए, और ये अल्फा एंगल बना रहा है पी के साथ, तो कुछ बीटा एंगल बना रहा होगा क्यू के साथ। रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा होगा बीटा पी के साथ और बीटा एंगल बना रहा होगा क्यू के साथ। अगर मैं इस एंगल को फाइंड कर दूं, इस एंगल की वैल्यू हमें पता लग जाए, तो क्या हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि वो पर्टिकुलर वेक्टर से किस एंगल पर अलाइंड है। क्लियर? तो हमारा जो मोटो है वो इस अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यही आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए, तो अल्फा यहां पर क्या है? एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ पी वेक्टर, और बीटा जो है वो यहां पर क्या है? एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ क्यू वेक्टर। इनको फाइंड करने के लिए पहले हम अल्फा की कैलकुलेशन करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल AEC, बड़ा वाला ट्राइंगल देखना है आपको वापस, AEC, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल AEC। इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो अल्फा है गाइस। इस ट्राइंगल का एंगल क्या है? अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल AEC tan अल्फा कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया CE, बेस हो गया आपका AE, तो ये क्या हो जाएगा? CE अपॉन AE। tan अल्फा CE को CE ही रहने देते हैं, AE को हम लिखते हैं AB प्लस BE। क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है AE प्लस BE। नाउ इसकी वैल्यू पुट करें अगर हम यहां पर, तो CE की वैल्यू CE की वैल्यू देखिए Q साइन थीटा, हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते टाइम। CE की वैल्यू क्या आ रही है? Q साइन थीटा। तो यहां से CE क्या हो जाएगा? Q साइन थीटा अपॉन AB है आपका P और B ही है Q कॉस थीटा। AB है आपका P और BE की वैल्यू ये रही Q कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए, आई होप वैल्यूज पुट करने में कोई इशू नहीं होगा आपको। tan अल्फा हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, और अल्फा की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले से, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी अलोंग विथ पी वेक्टर। सिमिलरली गाइस, अगर आपको बीटा फाइंड करना हो, सिमिलरली फॉर बीटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स आपको मिल जाता है P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा। देख लीजिएगा, सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक, बीटा के साथ बीटा के साथ मतलब Q के साथ अगर आपको रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है तो P ऊपर आएगा। याद ऐसे रखें, P के साथ में अगर रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है तो Q ऊपर आता है, और अगर Q वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है तो P ऊपर आता है। क्लियर? तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज इस तरह से हमें यहां पर मिल जाती हैं। तो यहां पर देखिए ये एक्सप्रेशन हो जाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हमें इस डेरिवेशन से क्या मिलता है? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स अल्फा और बीटा से मिलेंगी गाइस, अल्फा और बीटा से मिलेंगी, वेयर अल्फा इज एंगल ऑफ r विद p वेक्टर एंड बीटा इज एंगल मेड बाय r विद
क्यू वेक्टर। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हो जाता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? आई होप यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है, नेक्स्ट लॉ पर डिस्कशन करेंगे, रिमेनिंग लॉस पर। तब तक के लिए, ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्यार इसी प्रकार से बनाते रहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।